अच्छा जी स्टूडेंट्स, वैक का चैप्टर कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम डिस्कस करते हैं एम थ्योरी यानी कि मोडिग्लानी एंड मिलर थ्योरी को। और इस थ्योरी को हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो एक बार हम डिस्कस करेंगे विद टेक्स्ट और एक बार हम इसको डिस्कस करेंगे विदाउट टेक्स्ट। तो पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ विदाउट टेक्स्ट और ये देखते हैं कि इस थ्योरी में आखिर क्या बात लिखी हुई है या ये थ्योरी क्या बताती है। देखें, अभी हमने एक ट्रेडिशनल थ्योरी देखी, ठीक है। और ट्रेडिशनल थ्योरी जो है उसमें हमने ये देखा कि शुरू में जब गियरिंग का लेवल इंक्रीज़ हो रहा था तो वैक कम होता है और फिर जब गियरिंग का लेवल इंक्रीज़ होता है तो वैक इंक्रीज़ हो रहा होता है। इसी तरह से हमारे पास ये एक एम थ्योरी भी है और एम थ्योरी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो एक्स और वाई एक्सिस बनाऊंगा। उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि एम थ्योरी में जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है कि के डी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है ना के डी वो कांस्टेंट है, ठीक है। जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यानी कि जो वैक है वो भी कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है रिगार्डलेस ऑफ गियरिंग लेवल। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज होती रहती है विद द लेवल ऑफ गियरिंग, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और केडी सेम रहेगा और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती रहेगी विद इंक्रीज इन गियरिंग। अच्छा, इस थ्योरी में कुछ बातें एज्यूम करी हुई हैं और उसमें से एक अजम्पशन ये है कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है ना वो गियरिंग के तमाम लेवल्स पर कांस्टेंट रहेगा। गियरिंग के इंक्रीज होने की वजह से जो लेंडर्स है वो रिस्क के इंक्रीज होने की वजह से या गियरिंग के इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा कंपनसेशन नहीं मांगेंगे, ठीक है। ये थ्योरी ये कहती है कि भाई जैसे जैसे गियरिंग का लेवल इंक्रीज होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ना वो इंक्रीज होती रहती है और वो इंक्रीज इसलिए होती है ताकि वो शेयर होल्डर्स को कंपनसेट कर सके फॉर इंक्रीज इन रिस्क, ठीक है। तो जैसे जैसे गियरिंग का लेवल इंक्रीज होता रहता है ये थ्योरी ये कहती है कि वैसे वैसे मेरा जो केई है वो राइज होता रहता है। लेकिन फिर साथ में ये थ्योरी ये भी कहती है कि ऑल्दो केई इंक्रीज होता रहता है, ऑल्दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, लेकिन जैसे जैसे गियरिंग इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे जो डेट कैपिटल की अमाउंट है वो इंक्रीज होती रहती है। यानी कि जो आपका पूरा का पूरा डेट प्लस इक्विटी का अमाउंट है उसमें डेट इंक्रीज होता रहता है और क्योंकि डेट जो है उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है तो वैक जो है वो अनचेंज रहता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक रफ एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कंपनी के पास जो है ना वो केई और केडी दो वैल्यूज हैं, ठीक है, और इक्विटी है और डेट है। अब गियरिंग के इंक्रीज होने से क्या होता है, देखो गियरिंग के इंक्रीज होने से डेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी की गियरिंग इंक्रीज हो रही है तो क्या होता है, गियरिंग इंक्रीज होने का मतलब है कि डेट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर पहले जो है ना वो 20 रुपए की इक्विटी और 10 रुपए का डेट था तो गियरिंग के इंक्रीज होने का मतलब ये कि अब 15 रुपए का डेट होगा और 20 रुपए की इक्विटी होगी। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। पहले 10 रुपए का डेट 20 रुपए की इक्विटी, इस तरह से 30 रुपए बनते थे। लेकिन अब अगर गियरिंग इंक्रीज होगी तो गियरिंग इंक्रीज होने का मतलब ये है कि डेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इन टोटल अगर हम बात करें यानी कि डेट और इक्विटी जो है पहले 30 रुपए थे, 30 में से 10 रुपए डेट के थे और अब डेट टू इक्विटी दोनों मिलाकर 35 रुपए, 35 में से 15 रुपए डेट के। तो जैसे जैसे गियरिंग इंक्रीज होती है ये डेट का जो अमाउंट है ना, ये जो डेट का अमाउंट है ये इंक्रीज होता रहता है और डेट के इंक्रीज अमाउंट के इंक्रीज होने की वजह से ऑल्दो के ई इंक्रीज होता है। लेकिन तुम ये देखो ना कि पहले 20 रुपए की इक्विटी पर केई पे करना था
और 10 रुपए के डेट पर केडी पे करना था। अब कंपनी में 35 रुपए हैं, अब 15 रुपए पर केडी पे करना और 20 रुपए पे के ई पे करना। तो ऑल्दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन डेट का जो अमाउंट है उसके इंक्रीज होने की वजह से जो लोअर केडी है उसका जो इम्पेक्ट पैदा होता है, उसकी वजह से मेरा जो वैक है ना वो कांस्टेंट रहता है। तो इस थ्योरी में सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि वैक विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ गियरिंग। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल will remain same, will remain constant at all levels of gearing। gearing का लेवल कुछ भी हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो चेंज नहीं होगा। अब इसकी छोटी सी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी ले लेते हैं। लेट्स से कि एक कंपनी है और उस कंपनी के पास जो है ना वो इक्विटी है 4.8 मिलियन और डेट जो है ना वो है 0, कुछ भी नहीं है। लेट्स से इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ना वो 12.5% है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेट तो कुछ होगी नहीं बिकॉज डेट ही नहीं है कुछ। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक कितना होगा? वैक भी 12.5% होगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे तो ये एक अनगियर्ड कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल इसकी गियरिंग हो जाए, लेट्स से कि अगर यही कंपनी हो, ठीक है ना, और अभी तो इसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वो इंटायरली इक्विटी बेस्ड था और 4.8 मिलियन था। अब ऐसा हो जाए कि भाई 3 मिलियन जो है ना इक्विटी हो और लेट्स से 1.8 मिलियन जो है ना वो डेट के हो। इस तरह से 4.8 मिलियन पूरे हो रहे हो। अब इस थ्योरी के हिसाब से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक जो है ना वो सेम रहेगा यानी कि 12.5% ही रहेगा। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो के डी है ना वो 8% है। तो आप मुझे ये बताओ कि के ई नया वाला के ई जो है ना वो कितना होगा? जो नया वाला के ई है वो कितना होगा? ठीक है, अगर मैं ये बताने जाऊंगा तो मुझे ये मालूम है कि वैक यानी कि 12.5% इज इक्वल्स टू इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू जो कि 4.8 मिलियन है। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं और के ई ढूंढते हैं। 12.5% मल्टीप्लाइड बाई 4.8 माइनस 1.8 इंटू 0.08 डिवाइडेड बाई 3, ये बन जाएगा 15.2%। के ई इज इक्वल्स टू 15.2%। ठीक है, आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी या के ई होगा ना वो 15.2% बन जाएगा, क्योंकि वैक ने सेम रहना, ठीक है ना, केडी ने सेम रहना, पहले तो केडी था ही नहीं। तो इस तरह से आपका जो वैक है वो सेम रहता है और के ई जो है वो इंक्रीज करता रहता है। अच्छा जनाब, अब एक और बात जो इससे रेलेवेंट हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि इस थ्योरी के हिसाब से ये बात प्रूव हो गई कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो हमेशा सेम रहेगा। एक अनगियर्ड कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक गियर्ड कंपनी के वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होगा। ऐसा ही है ना, एक अनगियर्ड कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक गियर्ड कंपनी के वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होगा। जो अनगियर्ड कंपनी होती है उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होता है।
जो कि अनगेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो कि 12.5% है। एग्रीड ना? अगर एक कंपनी अनगेट है तो उसका वैट जो है वो के ई के बराबर होगा, और अगर एक गेट कंपनी है तो उसका वैट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? उसका वैट कैलकुलेट किया जाता है इक्विटी की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो गेट कंपनी का होगा, बिकॉज अगर कंपनी गेट होगी तो शायद वो थोड़ा सा ज्यादा हो, प्लस डेट की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय के डी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। तो हम इससे एक फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला ये है कि देखो ये ई प्लस डी है ना, ई प्लस डी उल्टे हाथ पर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी अनगेट मल्टीप्लाइड बाई ई प्लस डी इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी गेट प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मैं इसको लेफ्ट साइड पे लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गेट इनटू इक्विटी इज इक्वल्स टू, इसको लिखता हूं यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय डेट, और फिर इसको राइट साइड पर लेकर आएंगे तो माइनस के ई यू इंटू ई माइनस के ई यू इंटू डी। ठीक है ना? और फिर क्या करते हैं, फिर इस ई को सीधे हाथ पे ले आते हैं, यानी कि के ई जी, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ गेट कंपनी इज इक्वल्स टू ई राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा, और जब राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा के डी डी ओवर ई माइनस के ई यू इंटू ई ओवर ई माइनस के ई यू डी ओवर ई। ई और ई आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ई और ई आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के ई जी इज इक्वल्स टू, और हम मजीद इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं के डी डी ओवर ई माइनस के ई यू डी ओवर ई माइनस के ई यू डी ओवर ई को कॉमन ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ, अच्छा डी ओवर ई अगर कॉमन ले लेते हैं तो डी ओवर ई और ब्रैकेट में आ जाएगा के डी माइनस के ई यू माइनस के ई यू। अच्छा, एक जगह पर साइन में मसला हो गया, वो मैं सही कर दूं। इस स्टेप के बाद ई इंटू कॉस्ट ऑफ गियरिंग जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेफ़्ट साइड पर, डी इंटू के डी, डी इंटू के डी जो है वो मैंने इधर ही रहने दिया। यहाँ पर इसके साथ माइनस का साइन आना चाहिए, ठीक है ना, और ये माइनस का साइन रह गया था बिकॉज ये चीज़ अगर लेफ़्ट साइड पर आएगी तो माइनस का साइन आ जाएगा, ये चीज़ राइट साइड पर रही और वो सारा राइट साइड पर आ गया। अच्छा, यानी कि फाइनली हम इसको लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ गेट कंपनी, माइनस से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, जब माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेट कंपनी, ये चीज़ माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगी, माइनस डी ओवर ई के डी माइनस के ई यू
एंड फर्दर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ गेयर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेयर्ड कंपनी. ये माइनस अगर अंदर मैं ले जाऊँ और मल्टीप्लाई करवा दूँ तो प्लस डेट ओवर इक्विटी और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेयर्ड माइनस कॉस्ट ऑफ डेट. ठीक है. और ये फॉर्मूला जो है ना वो आप काफ़ी जगहों पर यूज़ कर रहे होंगे. अब अगर फॉर एग्जांपल ये हम अपनी ऊपर वाली एग्जांपल में लगाएं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ गेयर्ड कंपनी हमें ढूंढना है. यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ गेयर्ड कंपनी था ना, जो कि 15.2% आया था. तो इस फिगर्स को यूज़ करते हुए, इन फिगर्स को यूज़ करते हुए कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ गेयर्ड कंपनी ढूंढना है तो वो बराबर होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन अनगेयर्ड कंपनी विच इज़ 12.5%. अनगेयर्ड कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5% था, प्लस डेट ओवर इक्विटी, डेट 1.8 का, इक्विटी 3 की, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ अनगेयर्ड कंपनी 12.5% माइनस कॉस्ट ऑफ डेट 8%. ठीक है. इसको आप सॉल्व कर कर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ गियर्ड कंपनी को कैलकुलेट करो. 1.8 डिवाइडेड बाई 3.6 बनता है और 12.5 माइनस 8.6 से मल्टीप्लाई किया तो 2.7 प्लस 12.5 इज 15.2. सेम आंसर आ रहा है. ठीक है. तो ये फॉर्मूला जो है वो आप लोग याद रखना. ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया जाता है. ठीक है. ये फॉर्मूला जो इस्तेमाल में आता है और ये एमएम थ्योरी की तरफ से डिराइव हुआ फॉर्मूला है, बिकॉज यहाँ पर हमने इसकी ये पूरी डेरिवेशन करी है. अच्छा, जो यहाँ पर ये सारी वर्किंग करी है, इसको जो डिराइव किया है ये आपके सिलेबस में नहीं है. आपको बस ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि ये कैसे जो है वो यूज़ करना है. अच्छा जी, अब हमारे पास है मॉडिग्लानी एंड मिलर यानी कि एमएम थ्योरी विद टैक्स. ठीक है. पिछली थ्योरी में हमने टैक्स के इम्पैक्ट को क्या किया था, इग्नोर किया था. तो अब हम देखते हैं कि ये थ्योरी जो है ना वो विद टैक्स कैसे इसको पढ़ते हैं, या विद टैक्स में क्या डिफरेंस होगा एज़ कम्पेयर टू अभी जो हमने जो है वो पहले थ्योरी पढ़ी. पहले मैं इसका भी डायग्राम बना दूं. जब हम एमएम थ्योरी विद टैक्स की बात करते हैं तो विद टैक्स में ऐसा होता है कि मॉडिग्लानी एंड मिलर थ्योरी विद टैक्स ने ये कहा कि जैसे जैसे लेवल ऑफ गियरिंग इंक्रीज होगा वैसे वैसे कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता रहेगा. और इसके ग्राफ में हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जो है के डी यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स की, के डी पोस्ट टैक्स. एक है हमारे पास लाइन कॉस्ट ऑफ इक्विटी की और एक लाइन हमारे पास है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की यानी कि वैक की. ठीक है. अच्छा, इस थ्योरी के हिसाब से जैसे जैसे गियरिंग का लेवल इंक्रीज होगा यानी कि कंपनी में डेट्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो कम होता जाएगा. ठीक है. इस थ्योरी ने ये कहा कि वैक जो है ना वो लेवल ऑफ गियरिंग के साथ फॉल करता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा और लोएस्ट तब होगा जब कंपनी 100% गियर्ड हो. और इसने ये भी कहा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो लेवल ऑफ गियरिंग के साथ साथ इंक्रीज होती रहेगी ड्यू टू गियरिंग. ऑब्वियस ही बात है. लेकिन यहां पर वैक के फॉल होने की क्या रीजन है अनलाइक द प्रीवियस थ्योरी? मेन रीजन ये है कि जनाब जब हम अपने डेट की मिकदार को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर ना सिर्फ वो डेट चीपर होता है बल्कि ड्यू टू टैक्स बेनिफिट
उसकी जो कॉस्ट होती है, जो उसके बेनिफिट्स होते हैं, वो सुपरसीड कर जाते हैं केई के इंक्रीज होने वाले इम्पैक्ट को। ठीक है, और इस थ्योरी के हिसाब से हमने एक चीज़ पहले वैसे पढ़ी थी कि मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल थ्योरी के वक्त। जब हम ट्रेडिशनल थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी है वो इक्वल है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय वैक के। नाउ अकॉर्डिंग टू मॉडिग्लानी एंड मिलर्स थ्योरी विद टैक्सेशन, अगर कोई गेयर्ड कंपनी है तो उसकी मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ अ गेयर्ड कंपनी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अ मार्केट वैल्यू ऑफ एन अनगेयर्ड कंपनी। और वो इसलिए हो रहा होगा बिकॉज जब कंपनी जो है वो गेयर्ड होती है यानी कि उसमें डेट की वैल्यू भी होती है, तो टैक्स सेविंग्स अराइज होती हैं, और वो टैक्स सेविंग्स जो हैं उसका जो बेनिफिट है उसकी वजह से एक गेयर्ड कंपनी की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ अ गेयर्ड कंपनी यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसमें डेट हो इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ एन अनगेयर्ड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें कोई डेट ना हो, और अगर डेट नहीं होगा तो जो हमें टैक्स बेनिफिट अराइज होता है केडी पर वो भी नहीं होगा, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट्स जो टैक्स के हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो हमें एनुअली बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेट होगा तो उसकी वजह से जो टैक्स कम लगेगा उस पर जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उससे जो आपकी सेविंग हो रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ अनगेयर्ड कंपनी, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो एक गेयर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू बनती है। ठीक है, अच्छा इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ अ गेयर्ड कंपनी, एक गेयर्ड कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू बराबर हो सकती है मार्केट वैल्यू ऑफ एन अनगेयर्ड कंपनी प्लस, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट्स कैसे देखें। फॉर एग्जांपल अगर आपका डेट है डी और उस पर आप इंटरेस्ट का रेट जो पे करते हो वो है के डी, तो ये क्या आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट। इसको मल्टीप्लाई कर दो टैक्स रेट से, तो जब आपने डी को यानी कि डेट को मल्टीप्लाई किया के डी से तो इंटरेस्ट आया, उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया तो उस पर लगने वाला जो टैक्स का बेनिफिट है वो आ गया। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 100 रुपये का डेट है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10 रुपये का इंटरेस्ट आ गया, और अगर टैक्स का रेट 30% है तो 10 रुपये का 30% इज 3, यानी कि हर साल आपको 3 रुपये का फ़ायदा होता है। आपने जो डेट लिया है उस पर जो इंटरेस्ट बनता है उसका 30% जितना भी बन रहा है उतना आपको फ़ायदा होता है, तो आपको 3 रुपये का फ़ायदा होता है, लेकिन ये फ़ायदा हर साल होता है। तो ये एक परपेचुइटी है जिसकी हम प्रेजेंट वैल्यू ऐड करेंगे, और इसकी डिस्काउंटिंग के लिए एक अप्रोप्रिएट जो डिस्काउंट रेट है वो के डी या कॉस्ट ऑफ डेट है। और फिर अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो के डी और के डी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ अ गेयर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ एन अनगेयर्ड कंपनी प्लस डी इनटू टैक्स रेट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक है वो थोड़ा सा डिफरेंटली कैलकुलेट होगा एज कंपेयर टू वैक जो हमने अभी पहले कैलकुलेट किया।
यहाँ पर हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ गेट कंपनी और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एन अनगेट कंपनी दोनों बराबर नहीं होंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ गेट कंपनी और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एन अनगेट कंपनी दोनों बराबर नहीं होंगे, बल्कि दोनों के लिए आप यूँ समझ लो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ गेट कंपनी is equals to weighted average cost of capital of an ungate company multiplied by 1 minus dt upon d plus e। अच्छा, ऑब्वियसली ये आपके डेरिवेशंस तो सिलेबस में नहीं है। दूसरी चीज़, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ गेयर्ड कंपनी यहाँ पर बराबर होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन अनगेयर्ड कंपनी प्लस डी ओवर ई डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन अनगेयर्ड कंपनी माइनस कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी। ठीक है, इसी तरह का एक फॉर्मूला ऊपर भी हमने डिराइव किया था, लेकिन उसमें टैक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अगर मैं वो फॉर्मूला आप लोगों को गो थ्रू करवा दूं, ये रहा। इसमें और जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है उसमें 1 माइनस टी का टैक्स रेट की वजह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जनाब। अच्छा, मैंने यहाँ तक जो भी चीज़ें डिस्कस करी हैं बड़े ब्रीफली डिस्कस करी हैं। क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो नहीं करवाई है, लेकिन ऑब्वियसली आपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जब सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं कुछ पास पेपर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा इसी सीक्वेंस में। अब हम अगले पार्ट में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे।